हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा भतीजा सीरीज़ की कॉमिक चाचा भतीजा और हत्यारी तलवार। चाचा भतीजा और हत्यारी तलवार। संपादक गुलशन राय, लेखक अश्वनी आशु, चित्रकार भारत मकवाना। इंस्पेक्टर राघव सिंह एक ऐसा अनुशासन प्रिय, ईमानदार, कर्तव्यवान तथा दबंग पुलिस ऑफिसर था जिसे पूरे पुलिस विभाग में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। उसके बड़े अफसर तक उसका सम्मान करते थे। वह लगभग दर्जन भर वीरता पुरस्कार, पुलिस मेडल तथा अन्य सम्मान पत्र प्राप्त कर चुका था। वह अपने मातहतों से भी बड़ी इज्जत के साथ पेश आता था, इसलिए वह सब भी उसे भरपूर सम्मान देते थे। लेकिन एक और पुलिस विभाग तथा शहर के आदर्श नागरिकों में उसे यह सम्मान प्राप्त होता था, तो वहीं शहर के अपराधी वर्ग में उसे जल्लाद कहा जाता था। अपराधी वर्ग से उसे इतनी नफरत हासिल थी कि एक दो बार नहीं, दर्जनों बार उसकी हत्या के असफल प्रयास किए जा चुके थे। इंस्पेक्टर राघव सिंह को जिस भी इलाके में तैनात किया जाता था, उस इलाके के गुंडे बदमाश वह इलाका छोड़ देते थे। इससे ये होता कि राघव सिंह के इलाके की जनता सुख की सांस लेती। उस इलाके में पूर्णतया अमन चैन और लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हो जाती। चाचा जी, एक खुशखबरी सुनिए। राजधानी के दक्षिणी हिस्से में यानी हमारे इलाके में इंस्पेक्टर राघव सिंह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस बनकर आ गया है। ये खुशखबरी तो हुई भतीजे की राघव सिंह तरक्की पाकर इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बन गया है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं मानी जा सकती कि वह हमारे इलाके में तैनात हुआ है। क्यों? ये खुशखबरी क्यों नहीं मानी जा सकती भला? क्या आप जानते नहीं, राघव सिंह को जिस इलाके में तैनात किया जाता है, उस इलाके में अपराध दल शून्य पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि राघव सिंह के खौफ से गुंडे बदमाश या तो घरों में दुबक जाते हैं या फिर उस इलाके से ही बाहर चले जाते हैं। तभी तो कह रहा हूँ कि राघव सिंह का हमारे इलाके में तैनात होना खुशखबरी नहीं है, क्योंकि इस इलाके में तो पहले से ही शांति है। हाँ, अगर उसे राजधानी के पूर्वी भाग में तैनात किया जाता तो उस इलाके के सभ्य तथा शांति प्रिय नागरिकों के लिए खुशखबरी की बात होती, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन दो चार खून, डकैती तथा अन्य किस्म के अपराध न होते हों। तब हो सकता है राघव सिंह को इस इलाके में इसलिए तैनात किया गया हो कि वह कुछ दिन आराम से बिता ले, फिर शायद उसे पूर्वी क्षेत्र में ही भेजा जाए। छोड़ो इस विषय को, नाश्ता करो, वरना तुम्हारा दूध और मेरी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी, जिसे कम से कम राघव सिंह तो दोबारा गर्म करने आएगा नहीं। लेकिन जैसे ही चाचा जी ने कॉफ़ी के प्याली की ओर हाथ बढ़ाया, द्वार पर किसी वाहन के ब्रेक चीखे। अरे पुलिस! आए, कहीं सचमुच ही राघव सिंह ही तो नहीं आ पहुंचा? अरे ये तो कमाल ही हो गया, ये तो वास्तव में राघव सिंह ही है। चाचा जी को प्रणाम और भतीजे को आशीर्वाद। चाचा जी, आज ही इस क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुई है। मैंने सोचा सबसे पहले अपने क्षेत्र के स्वामी को सूचना दे दूं कि उनका सेवक आ गया है और उसे उसके योग्य सेवक अवसर दिया जाए। योग्य सेवा होगी तो आपको अवश्य सूचना भेजी जाएगी। हम नाश्ता शुरू ही करने जा रहे थे कि आप आ गए, अब आप भी शामिल हो जाइए। आया हूँ तो बैठूंगा भी, और चूंकि नाश्ता मैंने भी नहीं किया, इसलिए भतीजे का आग्रह भी नहीं टालूंगा। लेकिन यहाँ आने का मेरा असली मकसद आपसे इस इलाके की कुछ जानकारी हासिल करना है। जो जानकारी मुझे है वो आपको अवश्य मिलेगी। कहिए, कैसी जानकारी चाहते हैं आप मुझसे? चाचा जी, यूँ तो पुलिस स्टेशनों पर अपने इलाके की ब्लैक लिस्ट होती है, जिसमें घोषित तथा संदिग्ध अपराधियों का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। लेकिन हर इलाके में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने प्रभाव से अपने गलत कारनामों को छुपा लेते हैं। यहाँ उनकी दौलत तथा बड़े लोगों से उनके संबंध बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं कि उनका नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आ पाता। क्या आपकी जानकारी में इस इलाके में कुछ ऐसे आदमी हैं? हाँ, कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग इस इलाके में भी हैं, जो प्रकट में तो सफ़ेद पोश हैं, बड़े धर्मात्मा, दयालु तथा ईमानदार माने जाते हैं, पर असल में उनके कई प्रकार के अवैध कारोबार चलते हैं तथा आसपास के दूसरे इलाकों के असामाजिक तत्वों से उनका मेल जोल है। मैं उन्हीं सब लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि उनके चेहरों पर चढ़े शराफत के नकाब नोच कर उनकी हकीकत जनता तथा अदालत के सामने पेश कर सकूँ। भतीजे, जाओ सेफ से लाल कवर वाली फाइल निकाल लाओ। अभी लाया चाचा जी। फाइल? तो क्या आपने वैसे सफ़ेदपोश अपराधियों की फ़ाइल भी तैयार की हुई है? हाँ, क्योंकि उन लोगों पर मैं हमेशा निगाह रखता हूँ, लेकिन उनके किसी काम में रुकावट तक नहीं डालता, जब तक कि उनका शिकार कोई निर्दोष व्यक्ति न बन रहा हो। वैसे आम तौर पर जब उनके खिलाफ पर्याप्त मसाला फाइल में आ जाता है, तो वह फाइल में स्वयं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह सचिव या पुलिस कमिश्नर के हाथों में पहुँचा आता हूँ। ये है वो फाइल, इसे इत्मीनान से पढ़िए, फिर ये फाइल मुझे लौटा दीजिएगा। चाचा जी, आप सचमुच इस देश के सबसे अधिक जागरूक रहने वाले, अपना धर्म
तथा कर्तव्य समझने वाले सच्चे आदर्श नागरिक हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरी प्रशंसा मत कीजिए, वो मुझे पसंद नहीं। आप इस फाइल का सदुपयोग करके दिखाइए, वही मेरी असली प्रशंसा होगी। मुझे विश्वास है चाचा जी कि इस फाइल में जो सूचनाएं दर्ज हैं वो सब सही होंगी, लेकिन मैं इन सब सूचनाओं को अपने ढंग से चेक करूंगा। अगर ये सब सही साबित हो गई तो आप उन सब को हवालात में देखेंगे जिनका कोरा चिट्ठा इस फाइल में दर्ज होगा। लेकिन ये समझ लेना राघव सिंह कि इस फाइल में जिन लोगों के नाम हैं उनमें कुछ ऐसे आदमी भी हैं जिनके संबंध कई केंद्रीय नेताओं, बड़े बड़े अफसरों से है। एक तो तुम्हारे कमिश्नर साहब का रिश्तेदार है। आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी। अगर राघव सिंह किसी को दोषी मानता है तो फिर चाहे वह दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का सगा भाई या कोई अन्य खास रिश्तेदारी क्यों ना हो, मैं उससे खौफ नहीं खाने वाला। भले ही उसे गिरफ्तार करने के बाद मुझे अपनी नौकरी से ही क्यों ना हाथ धोना पड़ जाए, पर वह दोषी व्यक्ति हवालात में बंद रहेगा। अगर ऐसी ही बात है तो निश्चिंत और निडर होकर अपना फ़र्ज़ अदा करो। जब तक तुम्हारे चाचा जीवित है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेगा वो चाचा का घोर शत्रु होगा। चाचा जी के साथ निभाने के आश्वासन से संतुष्ट होकर उनसे विदा होने के ठीक तीसरे दिन राघव सिंह ने जो कहा था वो कर दिखाया। शहर के 5 प्रमुख उद्योगपति गिरफ्तार, 10 करोड़ के नशीले पदार्थ, 15 करोड़ का सोना, हीरे तथा अन्य विदेशी सामान बरामद। देखो चाचा जी, राघव सिंह ने बजा दिया अपने नाम का डंका। मज़े की बात यह है कि फाइल में जितने भी लोगों का जिक्र था वह पांचों व्यक्ति उन सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री का खास रिश्तेदार भी है और पुलिस कमिश्नर का खास दोस्त भी। बाकी तीनों के संबंध भी उन अफसरों से हैं जिनका आदेश पुलिस कमिश्नर तक नहीं ठुकरा सकता। मुझे तो बेचारे राघव सिंह की फिक्र लग रही है। लगता है कहीं अब तक उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश ही न कर दिया हो। मैं फ़ोन मिलाता हूँ उसका। कई स्थानों पर तलाश करने के बाद राघव सिंह पुलिस हेडक्वार्टर में मिला। हेलो राघव अंकल, मैं आपका भतीजा बोल रहा हूँ। कहिए, सब सकुशल तो है ना? फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। हाँ, आगे कुछ हो सकता है। आगे क्या हो सकता है? चाचा जी वही तो जानना चाहते हैं और इसलिए काफ़ी देर से मैं फ़ोन पर आपको तलाश कर रहा हूँ। मैं शहर में गश्त लगा रहा था, खासकर उन इलाकों में जो सुनसान रहते हैं, जहाँ बहुत कम ट्रैफिक होता है और पैदल राहगीर तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है। आश्चर्य, भला सुबह सुबह कौन सी गश्त लगाई जाती है, और वो भी सुनसान इलाके में? यह गश्त मैं अपनी इच्छा से किसी और की इच्छा पूर्ति के लिए लगा रहा था। किसी और की इच्छा पूर्ति के लिए यानी कि रात के 1 बजे मैंने पांचों करोड़पतियों को गिरफ्तार किया और उसके 2 घंटे बाद किसी ने मेरा कत्ल कर देने की इच्छा प्रकट की। अज्ञात टेलीफोन कर्ता ने कहा था अगर मैं सुबह के सूरज को उगता हुआ देखना चाहता हूं तो गिरफ्तार किए पांचों व्यक्तियों को फौरन रिहा कर दूं। मुझे ताव दिखाने के लिए धमकी काफ़ी थी, इसलिए सूरज उगने से पहले ही लगभग 3 बजे मैं सीमापुरी के मेन रोड पर पहुंच गया। अपने सर्विस रिवॉल्वर के अतिरिक्त एक स्टेन गन सहित मैं अपनी जीप में अकेला अब तक उसी इलाके में घूमता रहा हूँ और मैंने बड़े इत्मीनान से आज के सूरज को उगते हुए देखा है। और वह पांचों करोड़पति भी हवालात में मौजूद हैं। यानी कि वह धमकी किसी की गीदड़ धमकी ही साबित हुई। मैं चाचा जी को बताता हूँ ये बात। 1 घंटे बाद मैं खुद भी चाचा जी को धन्यवाद देने आ रहा हूँ। आखिर उन्हीं की बदौलत से भरे मेरे सिर पर कामयाबी का ये सहरा बंधा है। ठीक है, 1 घंटे बाद मैं और चाचा जी आपको घर पर ही मिलेंगे। भतीजे ने चाचा जी को फ़ोन पर हुआ वार्तालाप सुनाया। भले ही ये धमकी खोखली धमकी साबित हुई, लेकिन भतीजे, ये ठोस सत्य है कि शहर की इन पांचों हस्तियों को गिरफ्तार करने वाले की जान सुरक्षित नहीं है। यानी कि राघव सिंह को दूसरी धमकी भी मिल सकती है। धमकी मिले चाहे ना मिले, पर मुझे लगता है राघव सिंह पर हमला होगा अवश्य। और मैंने राघव सिंह को वचन दिया था कि जब तक मैं जीवित हूँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या करेंगे आप राघव सिंह की सुरक्षा की खातिर? 1 घंटे बाद वह यहाँ आ रहा है, तभी इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। लेकिन चाचा जी को क्या मालूम था आज शहर में एक ऐसी वारदात होने वाली है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रोज़ की तरह शहर की सभी व्यस्त सड़कें ट्रैफिक तथा पैदल राहगीरों से भर गई थीं। बहादुर शाह जफर मार्ग, ये मार्ग शहर के सर्वाधिक व्यस्त मार्गों में से एक था। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक इस मार्ग के फुटपाथ, पैदल राहगीरों से और फुटपाथों के बीच में बनी कंक्रीट की दोनों सड़कों पर वाहन ऐसे दौड़ते नजर आते थे मानो शहर के सारे वाहनों की दौड़ प्रतियोगिता हो रही हो। तेज़ रफ्तार से दौड़ते इन्हीं वाहनों में राघव सिंह की जीप भी थी। वह इस समय चाचा भतीजा से मिलने जा रहा था। इधर विद्युत विभाग का एक कर्मचारी खंबे पर चढ़ रहा था, क्योंकि इस खंबे पर लगी ट्यूबलाइट जल नहीं रही थी। वह ऊपर देख रहा था। अचानक उसने आसमान में उड़ती एक ऐसी भयानक चीज़ देखी जिसे देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई और बौखलाहट में उसके हाथ खंबे से छूट गए। अरे, क्या हुआ मुझे?
हाथ उठाकर कांपते लहजे में उसने बताया तो उसके साथियों ने भी आकाश की ओर देखा। वो देखो, वो क्या है? अरे वो तो नीचे आ रही है। उन लोगों की चीखें उनके आसपास से गुजरते दूसरे राहगीरों ने भी सुनी, और पल भर बाद ही दर्जनों लोगों ने उस भयानक आकृति को देखा जो सचमुच नीचे आ रही थी। सचमुच चुड़ैली है। अरे हाँ, भागो! अरे भागो, क्या देखते नहीं रहे? एक कार चालक की निगाहें भी उठी और न जाने कैसे उसका पैर ब्रेक पर कस गया। वह शायद अपने होशो आवाज खो बैठा था। ओ नहीं, चुड़ैल! उसके पीछे आते ट्रक का चालक पहले से ही चुड़ैल को देख रहा था, तो उसे नहीं पता था कि उसके आगे वाली कार अचानक रुक गई है। फलस्वरूप चुड़ैल के जमीन पर उतरने से पहले ही एक भयानक हादसा हो गया। धड़ाम! यह दृश्य राघव सिंह ने भी देखा। उफ, कैसे मूर्ख लोग हैं। कार चालक जरूर मर गया होगा, और वह फुटपाथ पर खड़े लोग क्या देख रहे हैं? अरे वो क्या चीज़ है? हे मेरे परमात्मा, वो तो नीचे आ रही है। लगता है कोई बददिमाग आदमी अपने इस तमाशे से जनता में दहशत फैलाना चाहता है। आप ठीक कहते हैं, क्योंकि मैं भी इन भूत प्रेतों और चुड़ैलों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ रुकना नहीं चाहिए। क्या पता वो अपने हाथ में थमी तलवार को घुमाने लगे। और जिस समय उस चुड़ैल जैसी भयानक मानव आकृति सड़क पर उतरी, चारों ओर भगदड़ मच गई। लोगों, भागो मत! ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं है। ये किसी बिगड़े दिमाग वैज्ञानिक का चमत्कार है, जिससे वह जनता में भय फैलाना चाहता है। पागल मत बनो, भाग चलो, ये तुम्हारी पुलिस की वर्दी से नहीं डरेगी। अचानक लोगों का बचा खुचा साहस भी उस तलवारधारी चुड़ैल के भयानक अट्टहास से समाप्त हो गया। मूर्ख पुलिसिए, अब भी वक्त है, भाग ले। नहीं, तुम सबको रुकना चाहिए इसका मुकाबला करने के लिए। नहीं तो कम से कम ये देखने के लिए ही रुक जाना चाहिए कि मेरे हाथों इसका क्या अंजाम होता है। लेकिन उस समय दूर काफ़ी फासले पर खड़े तमाशबीनों ने भी उस समय राघव सिंह को कदम पीछे सरकाते देखा, जिस समय सड़क पर खड़ी चुड़ैल सड़क के लगभग 1 फीट ऊपर हवा में उठकर खड़ी खड़ी हवा में फिसलती हुई सी राघव सिंह की ओर बढ़ी। ओ ये तो मेरी ओर ही नहीं। उफ, हे मेरे परमात्मा, कैसी भला है ये? अचानक राघव सिंह को अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर का एहसास हुआ। उसने तुरंत खुद को संभाला, पीछे हटते अपने कदमों को रोका और धाए 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 धाए। लेकिन ओह, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अगर आज मैं भाग निकला तो कल सारा शहर मेरा मजाक उड़ाएगा। लोग हंसेंगे, मेरी बहादुरी को भूल जाएंगे लोग, और मेरे नाम पर कायरता का कलंक लग जाएगा। और बदनामी का कलंक माथे पर लगाकर जीने से अच्छा है कि मैं बहादुरी से चुड़ैल नाम की इस मुसीबत का मुकाबला करके जान दे दूं। अगले ही क्षण दूर खड़े लोगों ने राघव सिंह की वह हैरत अंगेज दिलेरी देखी, जिसके आज तक उन्होंने सिर्फ चर्चे सुने थे। तुझे राघव सिंह की लाश पर से गुजरने के बाद ही शहर में दहशत फैलाने की इजाज़त मिलेगी। ई जवाब में चुड़ैल भयानक ढंग से चीख उठी, और फिर सबने देखा जैसे ही राघव सिंह का हवा में उड़ता जिस्म चुड़ैल के निकट पहुंचा। चुड़ैल ने अपना दूसरा खाली हाथ उठाया और राघव सिंह को क्रिकेट की गेंद की तरह हवा में कैच कर लिया। इसके लिए चुड़ैल को ज़मीन से थोड़ा सा और ऊपर उठना पड़ा था। मैं तुझसे खौफ नहीं खाता, मैं मार डालूंगा तुझे। ई! राघव सिंह बेमौत मारा जा रहा है। उसे अपनी बेवकूफ़ी की सज़ा मिलेगी। आह! उसने मरना स्वीकार किया, पर डर कर भागना स्वीकार नहीं किया। फिर एक भयानक अटास लगाते हुए चुड़ैल ने राघव सिंह को अपने बगल में दबाया और तेजी से एक कदम ऊपर उठी। वो उड़ चली। हाय उई माँ! ओह नहीं! और देखते देखते लोगों की निगाहों से ओझल हो गई। अरे वो तो उसे लेकर उड़ गई। शायद उसका इरादा अपने शिकार को जिंदा ही भून कर खाने का होगा। अरे, किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर को ये सनसनीखेज खबर दी या नहीं? या मुझे ही 100 नंबर डायल करना पड़ेगा? उई माँ! हाय राम! कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे शहर में फैल गई। अरे सुना तुमने? बहादुर शाह जफर मापा आज क्या हुआ? हाँ सुना है, कोई चुड़ैल आसमान से ज़मीन पर उतरी और एक पुलिस अफसर को ले गई। और वह पुलिस अफसर था इंस्पेक्टर राघव सिंह। बेचारे की अभी 2-4 दिन पहले तरक्की हुई थी। लेकिन हम लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर है। मुझे तो इसमें उन 5 करोड़पति सेठों का हाथ लगता है जिन्हें राघव सिंह ने रात को ही गिरफ्तार किया था। यह समाचार जिस समय चाचा भतीजा को पहुंचा तो शायद दुनिया भर में सिर्फ ये 2 इंसान ही ऐसे थे जिन्हें इतना दुख हुआ जितना कि राघव सिंह के परिवार के लोगों को भी ना हुआ होगा। कुछ देर तो वह गम की मूर्ति बने रहे, फिर जब होश आए तो चाचा जी ने गैरेज से कार निकाली और घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। भतीजा उनके बगल में गुमसुम बैठा था। घटनास्थल पर कहाँ उतरी थी वो चुड़ैल? जिन लोगों ने वह पूरी घटना शुरू से अंत तक देखी थी, उनके बयान के मुताबिक उस चाक के घेरे में चुड़ैल आकाश से उतरी थी। उसके हुलिये के बारे में क्या बताया था लोगों ने जो हुलिया पुलिस को बताया था, उस पुलिस अफसर ने ही वही हुलिया चाचा भतीजा के आगे बयान कर दिया।
चाचा भतीजा ने सुने हुए हुलिये से अपने दिमाग में चुड़ैल का काल्पनिक चित्र बना लिया। अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विशेषज्ञों की टीम आने वाली है जो घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच करके कोई रिपोर्ट तैयार करेगी। क्या हम भी उन स्थानों को देख सकते हैं जो चौक द्वारा रेखांकित किए गए? हाँ अवश्य, लेकिन जो कुछ करना है कृपया जल्दी कर लीजिए। ये घेरा क्यों बनाया गया है? लोगों के बयान के मुताबिक यहाँ खड़े होकर राघव सिंह ने चुड़ैल पर गोलियां बरसाई थी। उस समय चुड़ैल कहाँ खड़ी थी? वहाँ वह घेरा जो बनाया गया है वहीं खड़ी थी चुड़ैल। वहाँ 3 चले हुए कारतूस पड़े हैं। ये तीनों कारतूस किसी ठोस चीज़ से टकराकर यहाँ गिरे हैं। इसका मतलब चुड़ैल का जिस्म मजबूत था, धातु की तरह। क्या लोगों ने ये नहीं बताया कि राघव सिंह ने कुल कितने फायर किए थे? बताया था, पूरा रिवॉल्वर खाली कर दिया था, यानी 6 फायर। राघव सिंह का रिवॉल्वर जो यहीं पड़ा मिला था वो भी खाली ही था। इसका मतलब चुड़ैल को 3 गोलियां लगी, 3 गोलियां बेकार गई। ये बात आप यहाँ पड़े 3 कारतूसों को देखकर कह रहे हैं, जबकि लोगों ने बड़े विश्वास से बताया है कि राघव सिंह द्वारा दागी गई 6 की 6 गोलियां चुड़ैल को लगी थी। ठीक है, 6 ही लगी होंगी। नहीं चाचा जी, अगर 6 गोली लगी होती तो यहाँ भी 6 ही गोली पड़ी होती। यहाँ नहीं तो आसपास मिल जाती। नहीं, आसपास और कहीं भी कोई कैसी भी गोली नहीं पड़ी मिली। भतीजे, गोली 6 लगी या 3, इस बहस में पड़ने की बजाय तुम यहाँ से सीधे आगे बढ़ो। आगे बढ़ूँ? भतीजे, तुम्हें उसी ओर आगे बढ़ते जाना है जिस दिशा से राघव सिंह का निशाना चूकने पर उनके रिवॉल्वर की गोली जाती। समझे? समझ गया। अगले ही क्षण चाचा जी के मन की बात समझकर भतीजा आगे बढ़ गया और वह बड़े ध्यान से सड़क पर कुछ ढूंढता हुआ सा चल रहा था। भतीजे ने सड़क पार की और अब उसका रास्ते में उस बहुमंजिली इमारत की दीवार थी जो चुड़ैल पर गोली दागते समय राघव सिंह के रिवॉल्वर के सामने और चुड़ैल के ठीक पीछे थी। राघव सिंह का निशाना चूक जाता तो उसके रिवॉल्वर की गोली सीधी इस दीवार से आकर टकराती। चाचा जी का अनुमान सही निकला। दीवार पर गोली लगने के 3 निशान यानी कि 3 गड्ढे हैं, और एक गड्ढे में तो अब तक भी एक गोली फंसी हुई है। चाचा जी इधर आइए। मुझे विश्वास था कि भतीजा मुझे बुलाएगा। आप भी चलिए। वहाँ भतीजा जो कुछ दिखाना चाहता है वो आपके मतलब का भी है। मेरे मतलब का? अब आप लोगों का बयान सच मानेंगे या इसे इसे सच माना जाएगा? यानी आपका कहना सही था और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान गलत था। चुड़ैल को 3 गोलियां लगी थी। बाकी की 3 गोलियां राघव सिंह का निशाना चूक जाने पर यहाँ दीवार पर आ लगी। ये गोली जो अब भी दीवार में धसी हुई है, ये गोली निश्चय ही राघव सिंह के रिवॉल्वर से चली है। बाद में चाचा भतीजा वहाँ लगभग आधा घंटा और रुके तथा खोजबीन अथवा जांच पड़ताल करते रहे, और फिर जब पुलिस विभाग के विशेषज्ञों का दल घटनास्थल पर पहुंचा तो चाचा भतीजा वहाँ से खिसक गए। चाचा जी, मामला उलझा हुआ, रहस्यमय और विचित्र है। ऐसा ना होता तो हम अब तक चुड़ैल के घर में बैठे उसके हाथ की बनी चाय या कॉफ़ी पी रहे होते भतीजे। अब आपका क्या प्रोग्राम है? अगला कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले मैं उन 5 स्मगलरों से हवालात में मुलाकात करने जाऊंगा जिन्हें राघव सिंह ने रात को गिरफ्तार किया था। इसका मतलब आप भी ये मानते हैं कि वह चुड़ैल इन्हीं 5 स्मगलरों में से किसी की होगी? तुम जानते हो भतीजे कि मैं जब तक किसी आदमी की और उंगली नहीं उठाता, जब तक कि मैं खुद अपनी ओर से सबूतों के पक्का ना हो जाऊं। इसका मतलब उन 5 महारथियों से मिलने के अलावा भी कुछ काम है आपको? अब तुम यहाँ से टैक्सी लो और घर जाकर अपना स्कूल का होमवर्क करो, क्योंकि कल स्कूल में तुम्हारे गुरुजी तुमसे उड़ने वाली चुड़ैल की कहानी नहीं होमवर्क देखेंगे। और समय पर खाना खा लेना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। भतीजे की बात का गोल मोल जवाब देकर चाचा जी भतीजे को टैक्सी स्टैंड पर छोड़कर चलते बने। कितना अच्छा होता अगर स्कूल की छुट्टियां होती, लेकिन घर पर उसे क्या मालूम था कि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। सिर्फ छोकरा है या बुढ़ा नहीं। सुंदर काका, अरे कहाँ हो भाई? कुछ खाने को लाओ फटाफट। हैं? कोई जवाब नहीं। रसोई घर में अरे ये क्या? कौन आया था यहाँ? किसने किया? हमने। हैं? हाथ ऊपर उठा लो छोकरे। हमें पता है तेरा चाचा बड़ा कलाबाज है, तो तू उससे थोड़ा सा ही छोटा कलाबाज है। माफ़ करना भतीजे साहब, मेरा ये मोटा दोस्त जूडो कराटे वगैरह जानने वालों को कलाबाज कहता है। कोई भी कलाबाजी दिखाने से पहले ये सुन लो प्यारे बच्चे कि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही नहीं हैं, 15 हैं। और हम सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा को भी हम लोग भेजने आए थे, पर अब तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ रसोई घर में नहीं मरना चाहता। मेरी नानी कहती थी कि जिसकी मौत रसोई घर में होती है उसे अगले जन्म में भूखों मरना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? रसोई घर से बाहर आकर मर लो। क्यों मोटे भाई, ठीक कहा ना मैंने? पतले भाई, तू हमेशा ठीक ही बोलता है। धन्यवाद।
कमाल है, अभी यहीं से गुजर कर तो रसोई घर में आया था मैं, तब कहाँ छुपे हुए थे तुम? ये बताने में काफ़ी वक्त बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे। तुम ये बताओ कि स्टेन गन की गोलियों से मरना पसंद करोगे कि इस चाकू से? चाकू से। शाबाश, लड़का हिम्मत वाला है। देख छोकरे, ना तो तू भागेगा और ना ही जूडो कराटे वाला कोई हुनर दिखाएगा। ऐसा करेगा तो वो दोनों अपनी गन का टगर दबा देंगे और तेरे शरीर में इतनी गोलियां धंस जाएंगी कि तेरा पोस्टमार्टम करने वाली सरकारी डॉक्टर उन्हें निकालते निकालते नौकरी से रिटायर हो जाएगा। ठीक है, भागूंगा भी नहीं और हुनर भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए अपनी कांपती हुई टांगों को धीरे धीरे पीछे हटाता रहूँगा। ऐसा नहीं करने दोगे तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है, हट ले पीछे। कब तक हटेगा? दीवार ज़्यादा दूर तो है नहीं। और यही तो चाहता था भतीजा कि वो किसी भी प्रकार अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच जाए, फिर वह इन 15 गनमैनों से भी बड़ी आसानी से निपट सकता था। काफ़ी दिनों से नहीं पिया है मेरे इस चाकू ने किसी का गरम गरम खून। आतंकित होकर पीछे हटने का शानदार अभिनय कर रहा था भतीजा। हमलावर को भी कोई जल्दी नहीं थी, उसे अपने शिकार के चेहरे पर फैले आतंक के भाव बड़े अच्छे लगते थे। वह चाहता था जब उसके शिकार की पीठ दीवार से लग जाएगी तब वह अपने शिकार के कलेजे में अपना चाकू घोंप देगा। रहम, भगवान, भगवान बचाओ। या भगवान मंदिर में बैठा है, कारीगरों ने उसके पैर फर्श में इतनी मजबूती से गाड़ रखे हैं कि वो बेचारे उन्हें हिला भी नहीं सकता। छोकरे, तो तिरछा चल रहा है, इसलिए अगर तू उस दरवाजे को पार कर गया तो स्टैंड गनों के ट्रिगर दब जाएंगे। मुझे पता नहीं, चला मैं तिरछा। आतंक में डूबा वाक्य बोलते बोलते अचानक भतीजे ने अपने शरीर को पूरी शक्ति से पीछे उछाला और धाड़, फायर। लॉक होने पर कुछ दरवाजे इस ढंग से खोले जा सकते हैं, इस रहस्य को चाचा भतीजा कहते कोई नहीं जानता था, क्योंकि इन दरवाज़ों को चाचा भतीजा ने खुद अपने हाथों से ही फिट किया था। फायर करने के लिए तैयार बैठे गनमैनों को सिर्फ टिकट दबाने थे। इसके बावजूद दरवाज़ा इतनी तेज़ी से घूमा कि जब तक उनकी गनों से निकली गोलियां भतीजे तक पहुंच पाती, भतीजा दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से के साथ अंदर चला गया और गोलियां घूमकर ऊपर आते हुए दरवाजे के निचले हिस्से से टकराईं। इधर भतीजा दरवाजे से फिसल का फर्श पर गिरा और पलक झपकते ही फुर्ती से उठा, दरवाजे की साइड में लगा लीवर नीचे कर दिया। अब इस दरवाजे को इसी ढंग से दोबारा नहीं घुमाया जा सकता था जिस ढंग से इसे भतीजे ने घुमाया था। बाहर से आती आवाज़ों को सुनकर भतीजा कमरे की एक दीवार पर झपटा। वहाँ लगी तस्वीर घुमाई तो दीवार में छुपा एक आला प्रकट होने लगा। कुछ आदमी घूमकर इस कमरे के पिछवाड़े पहुँचो, कहीं वे खिड़की के रास्ते ना भाग रहा हो। जल्दी करो, बाकी सब मिलकर ये दरवाज़ा तोड़ो। उस आले में रखा था जादुई चिराग। आ मेरे प्यारे जादुई चिराग, तेरी ज़रूरत आ पड़ी है। भतीजे ने चिराग घिसा, खिस, और अगले ही क्षण हा 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 हा। क्या हुक्म है मेरे आका? सब कुछ सुन रहे हो फिर भी हुक्म पूछ रहे हो? यहाँ दुश्मन दरवाजे पर पिले हुए हैं, वह सब मेरी जान लेना चाहते हैं, इसलिए फटाफट अपना साइज़ इतना छोटा करो ताकि मैं तुम्हें। कमरे की ऊंचाई के हिसाब से जिन्न ने अपने आकार को छोटा करके प्रकट किया। फुस फुस फुसफुसाहट। ठीक है मालिक भतीजे, ऐसा ही होगा। अगले ही क्षण दरवाज़ा साधारण तरीके से खुल गया। जिन्न ने जादू से उसका लॉक खोल दिया था। ओ हाय, ओ ये क्या, बचाओ, दलदल। चूंकि दरवाज़ा अचानक खुला था तो दरवाजे पर कंधा मारते दोनों व्यक्ति दरवाजे के साथ अंदर दलदल में आ गए। मैं यहाँ हूँ दोस्तों। ठीक है, तू अभी आता है पके आम की तरह नीचे। बचाओ। ओ नहीं। अचानक मोटू ने नाक फेंक दिया। अरे पहले हमें निकालो, बचाओ, हाय मैं धंसता जा रहा हूँ। जो उसके हाथ से छूटते ही फिर से स्टेन गन बनकर सामने की दीवार पर जा चिपकी। ये कैसे हो गया? जादू से। इससे पहले कि तू मेरी गन को भी साफ बनाए मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। बचाओ। अरे जब मेरा सिर भी धंस जाएगा तब निकालोगे मुझे? लेकिन जनाब तुम्हारे हाथ में तो कबूतर है। मैं डूब गया, अब यमलोक में जा रहा हूँ। ग्रुप, हम डूब गए। ये क्या हो रहा है? छोकरे के पास कोई जादुई शक्ति है, जैसे उसने स्टेन गनों को सांप और कबूतर बना दिया, वह आदमियों को यानी हमें भी चूहे या बिल्ली बना सकता है। जब ये छोकरा ही इतना बड़ा करामाती है तो इसके चाचा का तो कोई जवाब ही नहीं होगा। भलाई इसी में है कि उसके आने से पहले ही हम यहाँ से खिसक चलें। तो अब भाग रहे हैं ये खिसकले पतलू। ठीक कह रहा है तू मोटू। और जैसे ही गनमैन दरवाजे से हटे कमरे का दलदल गायब हो गया और दलदल में डूब चुके गनमैन फर्श पर बेहोश पड़े नजर आए। यह जादुई दृष्टिभ्रम था जिसे वह सब हकीकत समझ बैठे, और इन दोनों ने तो अपने आप को सचमुच दलदल में डूबते हुए महसूस किया था, जबकि ये फर्श पर ही खड़े दलदल में डूबने का अभिनय कर रहे थे।
भतीजे ने अपने हाथ पर मक्खी जितना आकार धारण किए बैठे जिन्नी की ओर देखा। जिन, अब बाहर जाओ और भागते गनमैनों को पकड़ लो। जो हुक्म मालिक भतीजे। वो सारे गनमैन 2 जीपों में सवार होकर आए थे जो चाचा भतीजा के मकान के पीछे खड़ी थी। लेकिन हमारे 2 साथी अंदर ही रह गए। उनकी फिक्र छोड़कर हमें यहाँ से फ़ौरन गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर चाचा आ गया तो वह हमें मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देगा। अरे ये क्या, जीप ऊपर उठ रही है, हमारी भी। ओ ये तो दानव है, उसने जीप उठा ली। जान बचानी है तो जीपों से कूद जाओ और भाग निकलो, वरना यह में जीप समेत निकल जाएगा। जान बचाने का सिर्फ यही उपाय बचा है। तो भागना चाहते हो, मगर भागोगे कैसे? भागो! तुम्हारे पैर तो है ही नहीं। सबके पैर ही गायब हो गए। अब क्या होगा? अरे मैं बर्बाद हो गया। अरे ये क्या हो गया, मेरे तो पैर ही गायब हो गए। अरे देखो, जो जीप से कूदकर भागे तो उनके पैर जड़ से गायब हो गए। ये इसी दानव का चमत्कार है। अरे हाँ, अगर तुम सब वापस जीप में जाना चाहो तो तुम सबको अपने खाए खाए हुए पैर वापस मिल सॉरी खोए हुए पैर वापस मिल सकते हैं। हाँ, हम सब जीप में वापस आने को तैयार हैं। तो जाओ। अरे ओह, कमाल है, हम उड़ रहे हैं। ये कहते ही जिन्ने ने जोर से सांस खींची और जैसे ही वह सब वापस जिन्न की हथेलियों पर रखी जीपों में पहुंचे, सबने आश्चर्य से अपने पैरों को पहले की तरह धड़ से जुड़े देखा। आह, मेरे पैर! ओह, मुझे अपने दोनों पैर फिर से प्राप्त हो गए। मेरे पैर आ गए, मेरे पैर भी आ गए। दोनों पैर जैसे अचानक गायब हो गए थे, वैसे ही प्रकट हो गए। कहिए साहबानो, कैसे मिजाज हैं आप सबके? भतीजा, हमें माफ़ कर दो भतीजे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए। नहीं, मैं तुम सबको मक्खी मच्छर चूहा बिल्ली बनाऊंगा ताकि भविष्य में तुम किसी को भी यमलोक पहुँचाने के लिए उसके घर पर धावा ना बोल सको। नहीं नहीं, हम किसी को यमलोक पहुँचाना तो दूर, उसके बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। हमें माफ़ कर दो भतीजे। मुझे भूख लग रही है मालिक, अगर इजाज़त हो तो इन सबको खाकर अपनी भूख मिटा लूँ। नहीं नहीं भतीजे, हमें बचाओ, ये दानव हमें निकल जाएगा। अगर तुम मेरे एक सवाल का सही सही जवाब दो तो मैं तुम्हें जिन्न के पेट में जाने से बचा लूँगा। पूछो, तुम जो पूछोगे हम उसका सही जवाब देंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। तो बताओ, तुम्हें किसने भेजा था यहाँ? हम सबको इस मोटे शंकर के गिरोह के आदमी हैं, ये जैसा कहता है हम वैसे ही करते हैं। तुम बताओ मोटू, किसके हुक्म से आए थे यहाँ? सेठ धनीराम ने फ़ोन पर मुझे ये काम सौंपा था। उसने काम पूरा होने पर 2 लाख रुपए देने का वायदा किया था। उससे पहले भी वह अनेक बार फ़ोन पर मुझसे सौदा कर चुका है और वायदे अनुसार जितने पैसे देने को कहता था, काम पूरा होने पर भिजवा देता था। इस बार उसने तुम्हें और तुम्हारे चाचा को ख़त्म करने का काम सौंपा था। सेठ धनीराम तो रात को गिरफ्तार हो गया है। क्या उसने हवालात से फ़ोन किया था? फ़ोन कहाँ से किया था ये मुझे मालूम नहीं, पर फ़ोन पर मैंने उसकी आवाज़ साफ साफ पहचानी थी। ठीक है, ये तो कोतवाली फ़ोन करके मैं अभी मालूम किए लेता हूँ कि क्या धनीराम को हवालात में फ़ोन करने की इजाज़त मिल गई थी। ड्राइंग रूम में आकर भतीजे ने कोतवाली का नंबर मिलाया और वहाँ के इंचार्ज इंस्पेक्टर भूटानी से संबंध स्थापित किया, जिन्हें वह अंकल कहता था, चूँकि वह चाचा जी के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। भूटानी अंकल, क्या सेठ धनीराम ने हवालात से किसी को फ़ोन किया था? हाँ, लेकिन ये बात मुझे बाद में मालूम हुई थी। एक सब इंस्पेक्टर सेठ धनीराम का रिश्तेदार है, उसी ने उसे फ़ोन करने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने उसे लिखित रूप में गलती स्वीकार करने को कहा, जिसके लिए उसने इनकार कर दिया। अतः मैंने उसे सस्पेंड कर दिया। क्या ये मालूम हो सका कि सेठ धनीराम ने किसे फ़ोन किया था और क्या बात की थी फ़ोन पर? हाँ, उसने जो नंबर डायल किया था वो होटल रेड लाइट का है। वहाँ किसी शंकर नाम के आदमी से बात की थी उसने। पर फ़ोन पर शंकर और सेठ धनीराम के बीच जो बातचीत हुई थी उसे यहाँ टेप कर लिया गया था। इस टेप को मैं 10 बार सुन चुका हूँ, पर वह भाषा ही समझ नहीं आती जिसमें उन दोनों ने बात की थी। यानी कोई गुप्त भाषा थी। हाँ, मैंने कई भाषा विशेषज्ञों से पूछा है तथा वह टेप सुना है उन्हें। उन सभी का कहना है कि वह भाषा दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं बोली जाती। ठीक है, बाद में शायद चाचा जी उस टेप को सुनना चाहेंगे, इसलिए कृपया उसे सुरक्षित रखिएगा। वह नष्ट करने वाली चीज़ नहीं है भतीजे, बल्कि संभाल कर रखने वाली चीज़ है। हमें शंकर नाम के उस व्यक्ति की तलाश है जिससे सेठ धनीराम ने उस भाषा में बात की थी। फिर हम उससे उस भाषा को समझेंगे। ठीक है, आप पुलिस फोर्स भेज दीजिए ताकि मैं शंकर तथा उसके गिरोह के बाकी 14 सदस्यों को उसके हवाले कर सकूं। क्या शंकर तुम्हारे पास है? हाँ, वो यहाँ मुझे तथा चाचा जी को यमलोक भेजने आया था, पर इस समय वह तथा उसका गिरोह बड़ी दयनीय अवस्था में। चाचा जी इस घटना के कई घंटे बाद घर पहुंचे, लेकिन बात उन्हें रास्ते में ही किसी माध्यम से मालूम हो चुकी थी कि भतीजे ने शंकर नाम के शहरी डाकू के पूरे गिरोह को पुलिस के हवाले किया है। घर लौटने पर भतीजे ने चाचा जी को वह पूरी घटना विस्तार से बताई।
तुमने शंकर से उड़ने वाली चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पूछा भतीजे? पूछा था इंस्पेक्टर भूटानी से फ़ोन पर बात करने के बाद, जिनका भय दिखाने के बाद मैंने शंकर से पूछा था कि वह उड़ने वाली चुड़ैल के बारे में क्या जानता है। तो उसने कहा चुड़ैल से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और मुझे विश्वास है चाचा जी कि वह सच बोल रहा है। झूठ बोलने लायक दमखम उसमें बचा ही नहीं था। तो इसका मतलब अगर वह चुड़ैल सेठ धनीराम के हाथ का खिलौना है, तो उस बारे में शंकर कुछ नहीं जानता, जो कि धनीराम का दायां हाथ है और सिर्फ उसी के लिए काम करता है। मुझे लगता है चाचा जी कि चुड़ैल से सेठ धनीराम का कोई भी संबंध नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भतीजे? खुद ही सोचिए चाचा जी कि जिस आदमी के पास चुड़ैल जैसा करिश्मा हो और जो उससे दिन दहाड़े राघव सिंह का अपहरण करवा सकता हो, वह हमारे लिए फिर शंकर को क्यों भेजेगा? ठीक कहते हो भतीजे, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। अगर वह चुड़ैल धनीराम की होती तो यहाँ शंकर अपने गिरोह को लेकर ना आया होता। उसके स्थान पर चुड़ैल होती, जो शंकर को सौंपे गए काम को बड़ी आसानी से कर सकती थी। सच ही तो है। अगर शंकर की गिरोह की बजाय यहाँ मुझे चुड़ैल मिलती तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जादुई चिराग तक पहुँचने में सफल हो जाता। मैं उन पाँचों से मिला हूँ जिन्हें राघव सिंह ने रात में गिरफ्तार किया था। वो पांचों व्यक्ति कल तक शहर के शरीफ और ईमानदार नागरिक समझे जाते थे। सेठ धनीराम उन पांचों में सबसे अधिक संपन्न और शक्तिशाली साबित हुआ है, लेकिन फिर भी धनीराम के बाद दूसरा नंबर नारायण दत्त को दिया जा सकता है। उससे जो मेरी बातचीत हुई, उससे ये साफ जाहिर होता है कि नारायण दत्त राघव सिंह से अभी तबाही का बदला लेने के लिए हवालात में भी प्रयत्नशील है। हवालात में मैं नारायण दत्त को भड़काने में सफल हो गया था। तब उसने तैश में आकर कहा भी था कि जब तक मैं राघव सिंह से बदला ना ले लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और तुम क्या समझते हो, मैं यहाँ हवालात में बंद हूँ तो राघव सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तुम देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे बीतेंगे कि सारा शहर राघव सिंह की मौत का समाचार पढ़ और सुन रहा होगा। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे आदमी राघव सिंह के पीछे लगे हुए हैं? नहीं, मैंने कोई 10-20 आदमियों का गिरोह नहीं लगाया हुआ, और ना ही मेरा इरादा उसे एकदम शूट करवा देने का है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और उसका दम निकलने से पहले उससे ये पूछूंगा कि इस इलाके में आते ही उसने इतनी जल्दी मेरे धनीराम, बद्री प्रसाद, केशव दास और करमचंद जैसे लोगों के खिलाफ, जिनका पुलिस विभाग में कोई पिछला रिकॉर्ड भी नहीं है, उसने कैसे हमारी असलियत बेनकाब कर दी। ज़रूर इस इलाके में हमारा कोई दुश्मन है जो बहुत समय से हम लोगों के भेद ले रहा था, और जैसे ही राघव सिंह इस इलाके में आया, उस आदमी ने अपनी जानकारी राघव सिंह को दे दी। ऐसा ही हुआ है, और उस आदमी का नाम बताए बिना मैं राघव सिंह को मारने नहीं दूंगा। इसका मतलब तुम राघव सिंह को मारने से पहले गिरफ्तार करके उससे अपने उस रहस्यमय दुश्मन का नाम जानना चाहते हो जिसने राघव सिंह को तुम्हारे भेज दिए? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम राघव सिंह को गिरफ्तार करने में सफल हो जाओगे? सफल हो ही नहीं जाऊंगा मिस्टर चाचा, बल्कि हो सकता है सफल हो भी गया हूँ। यहाँ किसी को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, वरना मुझ तक खबर पहुँच चुकी होती। मैंने अचानक स्पष्ट कर दिया। वो चुड़ैल है ना जिसे तुमने राघव सिंह को गिरफ्तार करने का काम सौंपा? चुड़ैल? फिर नारायण दत्त ने बुरी तरह बौखलाकर मेरी ओर पीठ फेर ली, और उसके बाद मैं जब तक वहाँ खड़ा रहा, ना तो उसने मेरी ओर अपना चेहरा ही घुमाया, ना ही मेरी किसी बात का जवाब ही दिया। अगर तुम मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं यही समझूंगा कि वह चुड़ैल तुम्हारी ही दासी है। ये बात मैं पुलिस अफसरों को भी बता दूंगा, क्योंकि वह चुड़ैल राघव सिंह का अपहरण कर चुकी है। मेरी इस बात का भी उस पर कोई असर न पड़ा। वह यूं ही मेरी ओर पीठ किए खड़ा रहा और ना ही कुछ बोला, पर मैंने उसकी टांगें कांपती महसूस की थी, जिसका मतलब अब तक मेरी समझ में नहीं आया कि चुड़ैल द्वारा राघव सिंह के अपहरण का समाचार सुनकर उसकी टांगें क्यों कांप गई थी। टांगें कांपने का मतलब तो यह हुआ कि वह चुड़ैल द्वारा राघव सिंह के अपहरण का समाचार सुनकर बुरी तरह भयभीत हो गया था। यही बात तो समझ नहीं आई मुझे, जबकि उसकी बातों से यही लग रहा था कि उड़ने वाली चुड़ैल उससे ही संबंधित है। बाद में मैंने बद्री प्रसाद, केशव दास और करमचंद से भी बात की। वह सब भी राघव सिंह से बदला लेना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उनमें से किसी का संबंध उड़ने वाली चुड़ैल से, यानी कि धनीराम और नारायण दत्त ही संदेह के दायरे में आए। मेरा ख्याल है कल तक वह पांचों जमानत हासिल कर लेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। तब उनमें से जिसका संबंध चुड़ैल से होगा, वह चुड़ैल से मिलने की कोशिश अवश्य करेगा। क्या आपने नारायण दत्त के अतिरिक्त उसके बाकी चारों साथियों को चुड़ैल द्वारा राघव सिंह के अपहरण की सूचना नहीं दी? सूचना दी थी, और जैसे नारायण दत्त के मुंह फेर लिया था और उसके पैर कांपने लगे थे, बाकी चारों की भी यही हालत थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पांचों चुड़ैल से अपनी गिरफ्तारी से पहले ही भयभीत हैं, जबकि चुड़ैल उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रकट हुई है। यही तो वो पहेली है भतीजे, जो हमें सुलझानी है। वो पांचों चुड़ैल से क्यों भयभीत हैं? वो चुड़ैल को कब से जानते हैं? इन सवालों का जवाब मिल जाए तो फिर चुड़ैल की खोज आसान हो जाएगी। मैं कल एक बार फिर उन पांचों से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा कि चुड़ैल का नाम सुनते ही वे भयभीत क्यों उठते।
इधर चाचा भतीजा उड़ने वाली चुड़ैल की चर्चा कर रहे थे और अपने घरों में बैठे लोग भी उड़ने वाली चुड़ैल के बारे में तरह तरह की बातें करते हुए सरकार और पुलिस की निष्क्रियता पर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। लेकिन इस बात की कल्पना शायद ही किसी को रही होगी कि वह चुड़ैल जो दिन में एक पुलिस अफसर को ले उड़ी थी, इस समय शहर के पश्चिमी छोर पर, जहाँ धनाढ़ लोगों की आलीशान कोठियाँ खड़ी थीं, उन कोठियों के ऊपर आकाश में वही चुड़ैल हाथ में चमचमाती तलवार धारण किए मंडरा रही है। पता नहीं वह किसी का अपहरण करने आई थी या इस बार उसका इरादा किसी के खून से अपनी तलवार तथा अपने सुर को होठों की प्यास बुझाने का था। उस इलाके में कई चक्कर लगाने के बाद अचानक उसने एक गोता खाया और एक आलीशान कोठी की छत पर स्थिर हो गई। यह कोठी शहर के एक उद्योगपति की थी, जो शहर के गिने चुने धनाढ़ लोगों में से एक था। इस समय वह अपने दो जवान बेटों, एकमात्र बेटी तथा उनकी माँ के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। मनीष भैया तथा सुषमा की जोड़ी खूब जमेगी। शारदा, तुमने सेठ ताराचंद की बेटी सुषमा को तो देखा ही है। हमारे बेटे मनीष को भी वो पसंद है। क्यों ना हम ये रिश्ता स्वीकार कर लें। इसी सिलसिले में आज मैंने तुम सबको यहाँ एकत्रित किया, ताकि सबकी मर्जी एक साथ जानी जा सके। मनीष भैया तथा सुषमा की जोड़ी खूब जमेगी। पापा, मुझे तो पसंद है ये रिश्ता। सुषमा भाभी बनकर घर में आएंगी तो मेरी तो खूब अच्छी बटेगी उससे। तुम भी अपना फैसला सुनाओ शारदा। पसंद तो मुझे भी है वो, लेकिन मैंने सुना था कि। अचानक शारदा देवी का वाक्य अधूरा रह गया और उसके मुंह से एक भयानक चीख फूट पड़ी। उसकी फटी फटी आंखें दरवाजे पर खड़ी उस खौफनाक मानव आकृति को घूर रही थी, जो उड़ने वाली चुड़ैल के नाम से मशहूर हो चुकी थी। नहीं! अगले ही क्षण दरवाजे पर खड़ी चुड़ैल ने भी एक भयानक अट्टहास लगाया। इसके साथ वहां मौजूद परिवार के सभी सदस्यों ने भी हड़बड़ाकर उस चुड़ैल को देखा और सब भयभीत होकर चीख उठे। हा 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 हा! कौन हो तुम? चुड़ैल? नहीं। या! अचानक चुड़ैल के पैर फर्श पर फिसलते हुए आगे बढ़े। उधर बड़े लड़के ने खुद को संभाला तथा बड़ी फुर्ती से अलमारी की ओर झपटा। नहीं! बड़े लड़के ने अलमारी में रखा रिवॉल्वर उठाया और अपने पिता की ओर फर्श पर फिसलती जा रही चुड़ैल पर फायर करने लगा। थाए थाए थाए! नीच गंदी चुड़ैल, भाग जा यहाँ से। या हा 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 हा! सेठ, मेरे मालिक ने तेरा सिर मंगाया है। अपने बेटे से कह इसके रिवॉल्वर की गोलियां मुझे तुझ तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और जैसे ही चुड़ैल का तलवार युक्त हाथ ऊपर उठा, सेठ के छोटे बेटे ने गजब का साहस का परिचय देते हुए चुड़ैल पर छलांग लगा दी। नहीं! लेकिन चुड़ैल अपने दूसरे हाथ से उसे किसी खिलौने की तरह अपने से दूर उछाल दिया। मूर्ख लड़के! ठाक! सेठ ने भागकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन खच थाड़! नहीं नहीं! मैं तेरा खून पी जाऊंगा त्यारी चुड़ैल। जाती कहाँ है? ठहर तू। या हा 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 हा! या हा 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 हा! और इस घटना के कुछ घंटों बाद, उस समय जबकि चाचा भतीजे गहरी नींद में थे, वह चुड़ैल उनके घर के आगे स्थित लॉन में उतरी। उस समय उसके हाथों में एक इंसानी जिस्म था। अचानक उसके हाथों में थमा इंसानी जिस्म चाचा भतीजे के बेडरूम के विशालकाय खिड़की पर फेंका। छनाक! चाचा भतीजा शीशा टूटने और फर्श पर भारी चीज के गिरने की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठे। अरे ओ चुड़ैल! हा 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 हा! देख और पहचान, तेरे कमरे में उसी राघव सिंह की लाश है जिसने तेरी मदद से शहर के 5 इंसानों को गिरफ्तार करने की हिमाकत की थी। और बहुत जल्दी मैं एक बार फिर यहाँ आऊँगी और तेरा सिर काट कर अपने स्वामी को भेंट करूँगी। और चाचा भतीजा के देखते ही देखते वे खौफनाक और रहस्यमय चुड़ैल उड़ चली। मैं बेसब्री से तेरा इंतज़ार करूँगा। ये तो वही चुड़ैल है चाचा जी। हाँ, चुड़ैल ही है, और अब वह हमारी जान लेने के लिए दोबारा आएगी। चाचा जी, क्यों ना हम जादुई चिराग के जिनको बुलाकर उसे आदेश दें कि वो चुड़ैल को हमारे सामने लापट के। भतीजे, जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए जिन्न का इस्तेमाल ठीक नहीं। हाँ, अगर हम चुड़ैल का रहस्य जानने, उसका आतंक मिटाने में नाकामयाब साबित होते हैं तो जिनकी मदद ली जाएगी। उड़ने वाली चुड़ैल का रहस्य क्या था? क्या वह चाचा भतीजा की जान लेने के लिए दोबारा आई? और क्या चाचा भतीजा को नाकामयाब होकर चिराग के जिन्न की मदद लेने के लिए बाध्य होना पड़ा? चुड़ैल ने और कितने इंसानों की जान ली? आखिर कौन था उस रहस्य में चुड़ैल का स्वामी? राघव सिंह द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 स्मगलर चुड़ैल का नाम सुनते ही क्यों भयभीत हो उठते हैं? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको चाचा भतीजा और कातिल मशीने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इस कॉमिक के अगले भाग में, जिसका नाम है चाचा भतीजा और कातिल मशीने।